हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों का वेट ओवर हो चुका है। आप लोग कंटेंट के लिए बोल रहे थे कि मैम कंटेंट पर वीडियो लेकर के आइएगा, क्योंकि आप लोगों का जो कंटेंट है वही क्लियर नहीं है, टॉपिक ही क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों का वेट ओवर हो चुका है। आज है 31 अगस्त और मैंने आप लोगों के लिए कंटेंट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज मैंने जो आपको सबसे हार्ड टॉपिक लगता है, पहले मैं उन्हीं को उठा रही हूँ। आज मैं आपको पर्सनैलिटी वाले टॉपिक से, जो पर्सनैलिटी के जो व्यक्तित्व होते हैं उसके जो टाइप्स होते हैं, किसने कौन कौन से टाइप्स दिए हैं और क्या क्या डेफिनेशन जो एग्जाम में हमसे सीधे पूछी जाती है, आप लोगों को यहाँ से सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। और आज हमारा मुद्दा है पर्सनैलिटी। व्हाट इज़ पर्सनैलिटी, व्हाट इज़ व्यक्तित्व। व्यक्तित्व हिंदी में बोलते हैं, पर्सनैलिटी अपने आप में एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ओके, तो जो पर्सनैलिटी शब्द है वो कहाँ से आया है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो पर्सनैलिटी जो शब्द है फ्रेंड्स, लैटिन भाषा का एक शब्द होता है पर्सोना। क्या शब्द होता है? पर्सोना। आपको हिंदी में भी लिखा हुआ मिल सकता है। और आप फ्रेंड्स, आप लोगों की डिमांड पर मैंने कोशिश की है कि क्लास को बाईलैंग्वेज बना सकूं। आपको जो टर्म देखने को मिलेगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगी। ओके, तो जो पर्सोना शब्द होता है, आप लोगों से एग्जाम में सीधा यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि जो पर्सोना शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताते हुए चलूंगी, जैसे आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को आपको लाइक करना है, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना है। ओके, बस यही काम आपको करना है। पर्सोना जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। आपको सीधे ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको मैं दिखा भी दूंगी क्वेश्चन। ठीक है, आगे जब मैं प्रीवियस ईयर आपको सोल्व करवाऊंगी। तो जो लैटिन भाषा का पर्सोना शब्द है उसका मीन्स क्या होता है? मास्क, मुखौटा या फिर बनावटी चेहरा। ओके, आप लोग साथ में नोट करते हुए चल सकते हैं जो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ। फ्रेंड्स, एक चीज़ और याद रखनी है कि जो आपका पर्सनैलिटी है, जो आपका व्यक्तित्व है, वो ना सिर्फ जन्मजात होता है बल्कि उसके ऊपर आपके वातावरण का भी इफेक्ट पड़ता है। सिर्फ वंशानुक्रम आपकी जो पर्सनैलिटी को डिसाइड नहीं कर सकता। जो आपका एनवायरनमेंट होता है, जो वंशानुक्रम और एनवायरनमेंट दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, वही आपका क्या बन के आता है? पर्सनैलिटी उभर करके आता है। ठीक है, जो व्यक्तित्व है फ्रेंड्स, दो शब्दों से मिलकर के बना है, व्यक्ति प्लस तत्व। व्यक्ति कोई भी पर्सन होगा, तत्व उसके अंदर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। उसके सकारात्मक बातें भी और उसकी नकारात्मक बातें भी दोनों जुड़ करके उसका क्या बनाती हैं? व्यक्तित्व बनाती हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, तो व्यक्तित्व की जो डेफिनेशन है वो क्या दी जा सकती है कि भाई किसी व्यक्ति को देखने पर हमारे मन में जो विचार आते हैं वह उस आदमी का क्या होता है? व्यक्तित्व होता है, वह उस आदमी की पर्सनैलिटी होती है। अब फ्रेंड्स, प्राचीन काल में क्या होता था? सिर्फ बाहर से देखकर ही व्यक्ति का अंदाजा लगा लिया जाता था कि भाई बाहर से वो देखने में कैसा है, वहीं से उसके व्यक्तित्व का डिसीजन हो जाता था। लेकिन अब जो हमारा मॉडर्न टाइम चल रहा है, आधुनिक काल में, उसके बाह्य प्लस आंतरिक रूप दोनों को मिश्रित करके उसके व्यक्तित्व को डिसाइड किया जाता है, किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को डिसाइड किया जाता है। ओके, तो ये सब थी बेसिक बातें जो हमने की। अभी मेरे पास डेफिनेशन आने वाली है जो मैं आपको बताऊंगी, और वो सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती हैं। ओके, देखिए, तो परिभाषाएं देखिए जो गिलफोर्ड महोदय हुए हैं, आप लोगों को साथ में याद करने की ट्रिक भी बताते हुए चलूंगी। ओके, गिलफोर्ड महोदय हुए हैं, उन्होंने क्या बताया है कि जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। जो व्यक्ति के जो गुण होते हैं, जो व्यक्ति के अंदर जो भी गुण होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, उन सब का समन्वित रूप, उन सब को मिला करके क्या बनता है? व्यक्तित्व बनता है। ऐसा किन्होंने कहा है? गिलफोर्ड ने कहा है। गिल किससे स्टार्ट हो रहा है? गै से स्टार्ट हो रहा है। और गिलफोर्ड किसकी बात करते हैं? गुणों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गुणों की बात करते हैं। तो गिलफोर्ड से गुण आप लोग याद रख सकते हो, और जब आप एग्जाम में जब 4 ऑप्शन देखोगे तो आप लोग सही आंसर मार करके आओगे, इतना मुझे आप लोगों पे विश्वास है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विलियम वुडवर्थ। तो विलियम वुडवर्थ जो हुए हैं, उन्होंने क्या बताया है कि जो व्यक्तित्व है, व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उसकी समग्र क्या होता है फ्रेंड्स? मतलब एक तरीके से सारा जो निचोड़ है। तो वुडवर्थ तो आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा। तो विलियम वुडवर्थ है, वो क्या बता रहा है कि जो व्यक्तित्व है वो व्यक्ति का जो पूरा व्यवहार है। तो अब आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं व्यक्तित्व की किसकी बात की है? व्यवहार की बात की है। ठीक है ना, किसने? विलियम वुडवर्थ ने। यहाँ पे भी क्या आया? वह। यहाँ पे भी क्या आया? वह। और यहाँ पे भी क्या आ रहा है? व्यवहार।
ठीक है। तो आप लोग क्या याद रख लोगे, विलियम वुडवर्थ व्यवहार, क्या याद रखोगे, विलियम वुडवर्थ व्यवहार। ओके, तो जो जहाँ पे व्यवहार की समग्र विशेषता की बात आ जाएगी वो डेफिनेशन किसने दी है, विलियम वुडवर्थ। फ्रेंड्स ये मैं सिर्फ आप लोगों को याद करने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसे ही चीज़ों को याद रखती हूँ। अब कंटेंट इतना ज़्यादा होता है, सभी चीज़ों को एक साथ दिमाग में स्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, और आप फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरी स्पीड कम लगती है तो भी आप लोग बताइए, ज़्यादा लगती है तो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उसी हिसाब से हम लोग मैनेज करेंगे, क्योंकि अभी ये लाइव क्लास तो हो नहीं रही है कि मैं आप लोगों से अभी तुरंत पूछ सकूँ। आप लोग जो भी कमेंट करते हैं उसी के ज़रिए मुझे पता लगता है। अब फ्रेंड्स वैलेंटाइन हुए थे, वैलेंटाइन ने क्या बताया है कि जो व्यक्तित्व है व्यक्ति की जन्मजात एंड अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। वैलेंटाइन क्या बताते हैं भाई, वैलेंटाइन से याद रखना कि भाई वैलेंटाइन किसकी बात करते हैं, भाई जन्म से भी है और एनवायरनमेंट से भी है, दोनों की बात किसने की है, वैलेंटाइन ने की है। कि जो व्यक्तित्व है वो जन्मजात भी होता है और अर्जित भी होता है, ये किसने कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे डेसिल महोदय हुए हैं। डेसिल महोदय क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। किसकी बात कर रहा है, चित्र की। जब चित्र की बात की जाए तो ऐसे याद करना, चित्र यहाँ पे क्या आ रहा है, त्रय, त्रय, त्रय से त्रिशूल, और त्रिशूल से याद रिलेट कैसे हो जाएगा, डेसिल, डेसिल, सूल, शूल आ रहा है ना, सील, सील, सूल, इस तरह से याद कर सकते हैं। ये बिल्कुल मतलब कोई ऑथेंटिक तरीका नहीं है याद करने का, सिर्फ मैं आपको बस थोड़ा सा हिंट, भैया आप लोगों के जो इतनी सारी डेफिनेशन है सब में कंफ्यूज हो जाते हो तो इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। चित्र, त्रिशूल, त्रिशूल, त्रय आ गए ना, त्रिशूल, त्रिशूल, डेसिल, डेसिल। ओके, तो जहाँ पे व्यक्तित्व के व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र की बात की जाएगी तो वो किसने बताया है, डेसिल महोदय ने बताया है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो हमारे ओलपोर्ट महोदय हुए हैं, ओलपोर्ट महोदय ने क्या डेफिनेशन दी है उसको देखिए। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदेहिकी गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है। कैसा संगठन है, गत्यात्मक संगठन है, जो वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है। ओलपोर्ट महोदय ने ये जो डेफिनेशन दी थी ये 1956 में दी थी, 1956 में दी थी, ठीक है। क्या बताया था कि जो व्यक्तित्व है वो व्यक्ति के अंदर जितनी भी उसकी मनोदैहिक जो गतिविधियां होती हैं उनका एक तरीके से कैसा रूप है, गत्यात्मक संगठन है। उनका चलता फिरता एक, उनको सभी को संगठित कर लिया जाता है, ठीक है, जो वातावरण के साथ क्या करते हैं, अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। लेकिन 1961 में इन्होंने क्या किया, इसके अंदर संशोधन किया और एक नई डेफिनेशन दी। नई डेफिनेशन के अंदर इन्होंने क्या किया कि जो अनूठा समायोजन था उसको शब्द को हटा दिया। कि बताया इन्होंने कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो विशिष्ट व्यवहार व विचार समायोजित करता है। तो आप लोग याद रखेंगे, गत्यात्मक संगठन की बात कौन करते हैं, ओलपोर्ट महोदय करते हैं। एक वर्ड पकड़ लेना, गत्यात्मक की बात कौन करते हैं, ओलपोर्ट महोदय करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये कुछ डेफिनेशन थी, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी। अब इसी वीडियो के अंदर हम लोगों ने पहले क्या देखा कि भाई व्यक्तित्व होता क्या है, पर्सनैलिटी जो हमारी है, पर्सोना शब्द कहाँ से आया है, किस भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है, व्यक्तित्व की डेफिनेशंस क्या क्या हो सकती हैं। अब जो हम इसके अंदर हम जो सेकंड जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे व्यक्तित्व के सिद्धांत। और वो व्यक्तित्व के सिद्धांत हम किस पे देखेंगे, शरीर की रचना के आधार पर। बाकी और भी सिद्धांत होते हैं, सील के गुण का सिद्धांत, मांग या आवश्यकता दबाव का सिद्धांत, ठीक है, विशेषक का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये सभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी, ठीक है। अभी मैं बात करने वाली हूँ कि जो व्यक्तित्व के जो सिद्धांत होते हैं, जो व्यक्तित्व के जो टाइप होते हैं, जो शरीर रचना के आधार पर जो दिए गए हैं वो किसने दिए हैं, सेल्डन ने दिए हैं। व्यक्तित्व के प्रकारों की हम लोग बात कर रहे हैं तो आप लोग ध्यान से देखिए, सेल्डन और क्रेसमर। ध्यान रखना, आप लोगों से पूछा जाए कि शरीर की रचना के आधार पर किन्होंने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है तो किन्होंने दिए हैं, सेल्डन और क्रेसमर ने दिए हैं। दोनों आपको याद रखने हैं, सेल्डन और क्रेसमर दोनों ने शरीर की रचना के आधार पर व्यक्तित्व के टाइप बताए हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्डन की। फ्रेंड्स यहाँ से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि भाई कौन सा टाइप किसने नहीं दिया है या किसने दिया है। ओके, तो याद रखिएगा कि जो हमारे सेल्डन महोदय हुए हैं उन्होंने व्यक्तित्व के 3 टाइप बताए हैं। कितने टाइप बताए हैं, 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से, गोलाकार, आयताकार, लंबाकार। अब आप लोगों बोलोगे कि हमें तो ऐसे समझ में नहीं आया, ठीक है, इंग्लिश में बताओ। तो फ्रेंड्स इंग्लिश में इनकी टर्म बनती है एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। और ये जो टर्म मैंने आपको बताई है ये सिर्फ ना इंग्लिश मीडियम वालों को बल्कि हिंदी मीडियम वालों को भी ये टर्म याद करनी है, क्योंकि आपसे काफ़ी बार एग्जाम में
यही पूछा जा सकता है, एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक ये जो टाइप है वो किसके द्वारा दी गई है? तो किसके द्वारा दी गई है? सेल्डन के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? सेल्डन ने। कौन कौन सी? एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। ओके, कौन कौन सी? एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। अब देखिए जो एंडोमॉर्फिक होते हैं वो कैसे होते हैं। तो जो एंडोमॉर्फिक होते हैं फ्रेंड्स, नाम से, हिंदी वाले नाम से क्लियर है भाई, गोलाकार एंडोमॉर्फिक। कोमल होते हैं, शरीर कैसा होता है उनका? गोल गोल होता है। उनके पाचक अंग अधिक विकसित होते हैं। ओके, जो एंडोमॉर्फिक पर्सन है, अगर अब आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सेल्डन के अनुसार जो कोमल और गोल शरीर वाले हैं उनको किस टाइप में रखेंगे, तो किस टाइप में रखेंगे? उनको एंडोमॉर्फिक में रखेंगे। किस में रखेंगे? एंडोमॉर्फिक में। और ये पर्सन ज़्यादातर कैसे होते हैं भाई? कोमल गोलमोल से होते हैं, हंसमुख होते हैं। भाई गोलमोल से होंगे तो क्या करेंगे? इनको खाना खाना भी ज़्यादा पसंद होगा, भोजन प्रिय होंगे, वैसे शौकीन होंगे भोजन के, परंपरावादी होंगे। तो ये सब किसके मतलब आपको मैं विशेषताएं बता रही हूँ, गोलाकार की। जो एंडोमॉर्फिक हैं उनके अंदर ये सभी गुण पाए जाते हैं। गोलाकार, एंडोमॉर्फिक एक ही बात है। गोलाकार को ही एंडोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक को ही गोलाकार कहा जा रहा है। दोनों टर्म आपको याद रखनी है। इस तरह के जो पर्सन होते हैं, कोमल होते हैं, शरीर गोल होता है, ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा पचाते हैं, ठीक है, परंपरावादी होते हैं, भोजन के शौकीन होते हैं, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, और हंसमुख होते हैं। ओके, अब फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट, जो मीजोमॉर्फिक होते हैं वो कैसे होते हैं। मीजोमॉर्फिक पर्सन जो होते हैं वो हष्ट पुष्ट होते हैं, जोशीले होते हैं, क्रोधी होते हैं। उनका शरीर कैसा होता है? भारी होता है, पतली और चमड़ी पतली चमड़ी वाले और लंबे होते हैं। जो मीजोमॉर्फिक है, आयताकार जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो हष्ट पुष्ट होते हैं, जोशीले, क्रोधी, शरीर भारी होता है, पतली चमड़ी वाले होते हैं। ये कौन होते हैं? हमारे आयताकार। ये मीजोमॉर्फिक होते हैं। क्रोधी होंगे, हष्टपुष्ट होंगे, रोमांच प्रिय होंगे। इनको सेल्डन ने किस तरह की कैटेगरी में रखा है? तो आप लोगों को याद रखना है, किस में रखा है? मीजोमॉर्फिक में रखा है, आयताकार में रखा है। ओके, क्लियर। इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बनता है लंबाकार, एक्टोमॉर्फिक। जो एक्टोमॉर्फिक होते हैं फ्रेंड्स, उनके अंदर क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? कि वो लंबे होते हैं, नाजुक होते हैं, अविकसित होते हैं, मांसहीन होते हैं, खाली हाड़ वाले होते हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक को जल्दी गुस्सा भी आता है, ठीक है। एक्टोमॉर्फिक पर्सन क्या होते हैं फ्रेंड्स? एकांत प्रिय होते हैं, आलसी होते हैं, जल्दी थक जाते हैं। यानी जो सिर्फ क्या हो? लंबे हों, जिनके अंदर हाड़ हो, सिर्फ मांस ना हो, मांसहीन हो, उनको किस में रखते हैं? एक्टोमॉर्फिक। तो याद रखिएगा कि जो मांसहीन पर्सन होते हैं, लंबे नाजुक होते हैं, खाली हाड़ वाले होते हैं, उनको सेल्डन ने किस कैटेगरी में रखा है? एक्टोमॉर्फिक कैटेगरी में रखा है। ओके, तो आपको क्लियर हो गए सेल्डन के टाइप। सेल्डन के कौन कौन से टाइप थे? एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ई क्रेसमर साहब। ई क्रेसमर साहब ने 4 टाइप्स बताई हैं, कहीं कहीं पर आपको 3 भी मिलेंगी, लेकिन वैसे 4 टाइप्स बताई हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले बात करते हैं एथलेटिक की। एथलेटिक यानी हिंदी में जिनको पुष्ट भी आ सकता है आपके पास ऑप्शन में, और एथलेटिक भी आ सकता है। सो फ्रेंड्स, हम कहाँ थे? ई क्रेसमर साहब पे थे, और मैंने अभी देखा है कि मैंने माइक वैसे तो लगा लिया, लेकिन फ़ोन में कनेक्ट करना भूल गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ये अभी तक 13 मिनट की जो वीडियो बन चुकी है उसमें आवाज़ क्लियर आ रही होगी, और अब और भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। जो ई क्रेसमर साहब ने 4 टाइप बताई हैं, तो उसके अंदर फर्स्ट हमारी आ जाती है एथलेटिक। एथलेटिक नाम से ही क्लियर है फ्रेंड्स, कैसे होंगे भाई? उनके अंग कैसे होंगे? सुगठित होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे, अच्छी उसके अंदर मसल्स होंगी, चौड़े कंधे होंगे, लंबे हाथ पैर होंगे, सभी ढंग से मनोकुलन योजना समायोजन करने वाले होंगे, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे? एथलेटिक। जो हष्ट पुष्ट हों, अच्छे मतलब अच्छे खासे दिखते हों, हाथ पैर अच्छे दिखते हों उनके, ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? एथलेटिक में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है एस्थेनिक। जो हमारे दुबले पतले होते हैं, एस्थेनिक, जिनको हिंदी में आप लोगों को एस्थेनिक भी लिखा हुआ आ सकता है, दुबला पतला भी लिखा हुआ आ सकता है, या फिर आपके पास स्पेलिंग भी आ सकती है। ओके, तो दुबला पतला, लंबा, संकीर्ण वक्ष, लंबाई अधिक, आयतन कम, दूसरों की हंसी का पात्र बनने वाले,
ये कौन से होते हैं? दुबले पतले। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि जो एस्थेनिक टाइप है वो किसने दी है? ई क्रेसमर साहब ने दी है। जो दुबले पतले लंबे होते हैं इनके अंग तो कैसे थे? सुगठित थे, जो एथलेटिक थे। लेकिन ये कैसे होंगे भाई? लंबे लंबे दुबले पतले होंगे। जो दुबले पतले होंगे वो किस में आ जाएंगे? एस्थेनिक में आ जाएंगे। दूसरों की हंसी का पात्र बनेंगे। वो ऐड आती थी ना, चूसा हुआ आम। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं? एस्थेनिक। ओके, नेक्स्ट आता है धनत्व, जिसको पिकनिक बोलते हैं। आपको याद रखना है, पिकनिक वर्ड याद रखना है। पिकनिक टाइप्स कितने बताई है? ई क्रेसमर साहब ने बताई है। इनका क्या होता है? कद इनका छोटा होता है, नाटा कद होता है, सटे हुए अंग होंगे। जब इनकी हाइट छोटी होगी तो अंग भी सटे हुए होंगी। धड़ बड़ा होगा, हाथ पैर छोटे होंगे, गोलाकार कंधे होंगे, सीधे सादे होंगे। ठीक है, और कैसे होंगे? ये लोकप्रिय भी होंगे, लोग इनको पसंद भी करेंगे। ओके, तो ये कौन से होते हैं? पिकनिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। नेक्स्ट बताया है विमूर्ति, डिस्प्लास्टिक, जो बेमेल अंगों वाले होते हैं, जिनका गठन असाधारण होता है, जिनके अंग कैसे होते हैं? विकृत होते हैं, उसको डिस्प्लास्टिक में रखा गया है, जिनके अंग बेमेल होते हैं। ओके, तो चारों टाइप आपको समझ में आ गई। कौन कौन सी थी एक बार रिपीट करवा देती हूँ। ई क्रेसमर साहब ने 4 टाइप बताई हैं: एथलेटिक, एस्थेनिक, पिकनिक एंड डिस्प्लास्टिक। तो एथलेटिक जो लंबे चौड़े होंगे, अच्छे, जिनका सीना चौड़ा होगा। ठीक है, जो हष्ट पुष्ट प्रवृत्ति के होंगे वो तो एथलेटिक हो गई। एस्थेनिक में कौन से हो गए? जो दुबले पतले हो गए। ठीक है, जो दूसरों की हंसी का पात्र बनते हैं। धनत्व में कौन से हो गए? पिकनिक में कौन से हो गए? जिनकी हाइट छोटी होगी लेकिन वैसे उनके अंग सटे हुए होंगे, लोकप्रिय होंगे, सीधे सादे से दिखते होंगे, गोलाकार से होंगे। विमूर्ति डिस्प्लास्टिक कौन से हो गए? जिनके अंग कैसे होंगे? बेमेल होंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड थॉर्नडाइक के अनुसार। तो जो थॉर्नडाइक महोदय हुए हैं उन्होंने विचार के आधार पर व्यक्तित्व 3 प्रकार के बताए हैं। जो हमारे पास अभी तक हम क्या देख रहे थे, कोई शरीर की रचना के आधार पर जो व्यक्तित्व के प्रकार थे वो ई क्रेसमर साहब ने और किन्होंने दिए थे? सेल्डन ने दिए थे। सेल्डन ने 3 बताए थे, ई क्रेसमर साहब ने 4 बताए थे। वो मैंने आपको सारे बता दिए, एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक। ठीक है, और उसके बाद हमने अभी किसी का देखा? ई क्रेसमर साहब का देखा, पिकनिक एंड एस्थेनिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक। ओके, अब थॉर्नडाइक ने दिए हैं विचार के आधार पर। ये आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इनको देख लेना। ठीक है, स्थूल विचार वाले, सूक्ष्म विचार वाले, प्रत्यय विचारक या प्रत्यक्ष विचारक जिनको बोलते हैं। इनको सीधा आपसे नाम से ही आएगा। ठीक है, कंक्रीट थिंकर होते हैं, और हमारे एब्स्ट्रैक्ट थिंकर होते हैं, आइडिया थिंकर होते हैं। ठीक है, जो वस्तुओं के माध्यम से विचार करते हैं वो हमारे कॉन्क्रीट थिंकर, स्थूल विचारक। सूक्ष्म विचारक में जैसे गणितज्ञ हो गए, वैज्ञानिक हो गए, दार्शनिक, तर्कशास्त्री, ये किसमें आते हैं? सूक्ष्म विचारक में, जो तर्क वितर्क करते हैं। प्रत्यय विचारक जो संकेत या चिन्हों के माध्यम से विचार करते हैं। ठीक है, आपको अब इनकी तो टाइप्स ही याद रखनी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन और बनता है कि व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन वर्गीकरण किसने किया था? तो किसने किया था? ग्रीक के एक चिकित्सा शास्त्री थे हिप्पोक्रेटस, उनके द्वारा किया गया था। जो पर्सनैलिटी है उनका सबसे पहले क्लासिफिकेशन है वो हिप्पोक्रेटस ने किया था। और हिप्पोक्रेटस की जो बुक है उसका नाम भी आपको याद रखना है, नेचर ऑफ मैन। ठीक है, नेचर ऑफ मैन जो बुक थी उसके जो लेखक थे हिप्पोक्रेटस, उन्होंने जो व्यक्तित्व है उसका सबसे पहले वर्गीकरण किया था। उन्होंने 4 टाइप्स बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? काला पित्त वाला, पीला पित्त वाला, रक्त प्रधान और कफ प्रधान। ये चारों टाइप आपको याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी टाइप हिप्पोक्रेटस ने नहीं बताई थी? काला पित्त, पीला पित्त, रक्त प्रधान और कफ प्रधान। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स ये आज की जो क्लास है आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों के लिए 2 क्लास और लेकर के आऊँगी व्यक्तित्व से रिलेटेड ही, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। जो स्प्रेंगर साहब हुए हैं उन्होंने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ध्यान रख दीजिएगा कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले कौन थे? तो कौन थे? स्प्रेंगर। जो हमारा समाजशास्त्रीय जो दृष्टिकोण है उसके आधार पर पर्सनैलिटी का जो क्लासिफिकेशन किया था वो किन्होंने किया था? स्प्रेंगर ने किया था। कितने टाइप में किया था? 6 टाइप में। कौन कौन सी दी थी? सबसे पहले सैद्धांतिक जो थ्योरेटिकल होते हैं, कवि, लेखक, दार्शनिक, ये सभी क्या है? सैद्धांतिक है, सिद्धांतों पे चलते हैं। कवि हो गया, लेखक हो गया। थ्योरेटिकल ज़्यादा बातों में बिलीव करते हैं। ओके, नेक्स्ट इन्होंने बताया आर्थिक, इकोनॉमिक जो कि
हमारे व्यापारी हो गए, दुकानदार, उद्योगपति, ये सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे, इकोनॉमिक वाले कैटेगरी में। फिर उन्होंने बताया सोशल, जिनके अंदर कैसे क्या होगी, सहानुभूति का भाव होगा, जो एक दूसरे के प्रति दया दिखाएंगे, करुणा का भाव रखेंगे, जिसके अंदर सोशल सर्विस की फीलिंग्स होगी, तो वो किस में आ जाएंगे, सोशल पर्सन में आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉलिटिकल, जिसका इंटरेस्ट भाई किस में होगा, प्रशासन चलाने में होगा, राजनीति में होगा। और नेक्स्ट बताया था सौंदर्यात्मक, तो इन्होंने 6 टाइप बताए थे ना, तो यहाँ पे तो 5 ही हुए। एक सेकंड रुकिएगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे ना स्प्रेंगर की, तो स्प्रेंगर ने 6 टाइप दी है, तो इसके अंदर ना एक टाइप मतलब मिस हो गई है, वो लिख लीजिए आप, धार्मिक प्रकार के, रिलीजियस टाइप के। कई कई बार पर 5 भी हैं, लेकिन मोस्टली जगह पर 6 है। ठीक है, कौन कौन से, जैसे कि फर्स्ट मैंने आपको बताया सैद्धांतिक, जो कवि लेखक आ गए, ठीक है, जो सिद्धांतों पर चलते हैं। आर्थिक, व्यापारी दुकानदार, जो धन पैसे की बात करते हैं। सामाजिक, जो सहानुभूति, दया, समाज सेवा की भावना होती है। राजनीतिक, प्रशासन, राजनीति से रिलेटेड। सौंदर्यात्मक, यानी या इसको कलात्मक भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो कला के जो प्रेमी होते हैं, मूर्ति प्रेमी, साहित्यकार, सौंदर्य प्रेमी, ये सब किस में आते हैं, सौंदर्यात्मक में। ठीक है, और एक हो गया हमारा धार्मिक, जो धर्म के पुजारी, गुरु वगैरह होंगे, वो किस में आ जाएंगे, रिलीजियस में, धार्मिक में। ओके, तो हो गए ना 6 टाइप्स। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जुंग के अनुसार, जुंग ने 3 प्रकार बताए हैं, याद रखेंगे, पूछ लेगा कि जुंग के अनुसार कौन सा प्रकार नहीं है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। ओके, इंट्रोवर्ट कौन से होते हैं, जो अपने अंदर अंदर रहते हैं, ठीक है ना, जिनका अंदर ही अंदर बातें चलती हैं। बहिर्मुखी, जो मुंह फट होते हैं, मुंह पे बोलने वाले होते हैं। उभयमुखी, दोनों के बीच के गुण होते हैं उभयमुखी में। नाम से ही क्लियर है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में बताने की मुझे आवश्यकता नहीं लगी। नेक्स्ट पूछ सकता है कि भारतीय दर्शन के अनुसार कौन कौन से बताए गए हैं, तो भारतीय दर्शन के अनुसार 3 है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सतोगुणी कौन से होते हैं फ्रेंड्स, सतगुणी, नाम से ही क्लियर, सत्य पे चलते हैं, जिनके आदर्श कैसे होंगे, उच्च होंगे, स्वभाव अच्छा होगा, गुड होगा, वेरी गुड होगा, नैतिक मूल्यों की बात करेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, तो वो कौन से होते हैं, सतोगुणी होते हैं। जबकि इससे बिल्कुल अपोजिट कौन से होते हैं, तमोगुणी। तमोगुणी क्रोधी होते हैं, आलसी स्वभाव के होते हैं, इनके अंदर कोई मानवता नहीं होती। ठीक है, अहंकार की भावनाएं होती हैं, वो कौन से होते हैं, तमोगुणी। ठीक है, इन दोनों के जो बीच का जो मिक्सचर होता है, जिसमें कुछ अच्छे गुण भी हों और कुछ बुरे गुण भी हों, जो कुछ सतोगुणी भी हों, कुछ रजोगुणी भी हों, तमोगुणी भी हों, तो उनको क्या बोलते हैं, रजोगुणी। जो सतोगुण और जो तमोगुण है, उनके बीच के जो होते हैं, उनको बोला जाता है हमारा रजोगुण। ओके, तो याद रहेगा, क्लियर है यहाँ से। ओके, नेक्स्ट देखिए, जो आधुनिक वर्गीकरण है, उसके आधार पर 3 प्रकार माने गए हैं। कौन कौन से, भावशील, कर्मशील, विचारशील। मैन ऑफ फीलिंग्स, मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ थॉट। जो ज़्यादा भावुक होते हैं, जिसके अंदर भावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, इमोशनल ज़्यादा होते हैं, वो भावशील। कर्मशील, जो सिर्फ कर्म में विश्वास करते हैं, भाई कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ठीक है, वो कर्मशील। और विचारशील, जो सिर्फ अपने विचारों पर सोच समझकर ही किसी काम को करते हैं, ना कि भावनाओं में बह करके, वो हो जाएंगे विचारशील। ओके, तो फ्रेंड्स, ये व्यक्तित्व के प्रकार थे जो मैंने आप लोगों को अपने तरीके से बेस्ट वे में करवाने की कोशिश की है, और उम्मीद करूंगी आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा हो और आपके स्टेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बने। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक सीरीज है, वो मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दी है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी है, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो व्यक्तित्व के सिद्धांत हैं उसको देखेंगे, और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो व्यक्तित्व का बच जाता है, उसकी विधियाँ, जिसके अंदर हमारी प्रक्षेपी विधियाँ, अप्रक्षेपी विधियाँ, व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी किस किस के अंडर आती हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपके 3-4 क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ ज़रूर करें शेयर। ओके।